तो यार हम सब ये तो जानते ही हैं कि हर जिंदा चीज को, चाहे वो इंसान हो या पेड़ पौधा, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। पर कभी सोचा है ये एनर्जी असल में आती कहाँ से है और पौधे इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? चलिए आज पौधों की दुनिया में चलते हैं और उनकी इस शानदार एनर्जी की यात्रा को समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। देखो स्कूल में तो हम सबने यही पढ़ा है कि पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना मतलब ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। सिर्फ खाना बनाना ही काफी नहीं होता। उस खाने में जो एनर्जी बंद है उसे बाहर निकालना भी तो जरूरी है। और बस यहीं से रेस्पिरेशन का असली खेल शुरू होता है। तो ये रेस्पिरेशन या आश्वासन आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल शब्दों में ये सेल के अंदर खाने को तोड़ने का प्रोसेस है। इसको ऐसे समझिए कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के रूप में एनर्जी कैद है। रेस्पिरेशन उन बॉन्ड्स को तोड़कर उस एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक वैसे ही जैसे चाबी से कोई खजाने का ताला खोला जाता है। अच्छा, अब जो एनर्जी निकली उसे सेल सीधे सीधे यूज नहीं कर सकता। इसे एक स्पेशल मॉलिक्यूल में स्टोर किया जाता है जिसका नाम है एटीपी। इसे सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। जैसे हम बाजार में पैसे खर्च करते हैं, वैसे ही सेल अपने सारे कामों के लिए एटीपी खर्च करता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे ग्लाइकोलिसिस से, जो एनर्जी निकालने का पहला स्टेप है। फिर हम देखेंगे कि जब ऑक्सीजन नहीं होती तो क्या होता है। इसके बाद हम सेल के असली पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि रेस्पिरेशन सिर्फ एनर्जी बनाने के बारे में नहीं, बल्कि जिंदगी को बनाने के बारे में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सफर के पहले पड़ाव से, ग्लाइकोलिसिस। ये एनर्जी निकालने के प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही है शुगर का टूटना। ये प्रोसेस सेल के साइटोप्लाज्म में होता है और मजे की बात यह है कि इसे ऑक्सीजन की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये प्रोसेस बैक्टीरिया से लेकर इंसानों और पौधों तक इस धरती पर मौजूद हर जिंदा जीव में होता है। ये जिंदगी का एक यूनिवर्सल नियम है। तो होता क्या है जरा देखिए। एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 10 स्टेप्स की एक सीरीज के बाद 2 छोटे छोटे 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बड़ी चॉकलेट बार को बीच से तोड़कर 2 छोटे हिस्से बना लें। अब इस पहली तोड़-फोड़ से कोई खजाना हाथ नहीं लगता। कुल मिलाकर सिर्फ 2 एटीपी का नेट प्रॉफिट होता है। ये भले ही बहुत कम लगे, लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी शुरुआत है जो आगे चलकर बड़ी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए स्टेज तैयार करती है। ग्लाइकोलिसिस के बाद ये जो पायरुविक एसिड बना है ना, वो एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। अब वो किस रास्ते पर जाएगा ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सेल में ऑक्सीजन है या नहीं। अब देखिए यहां 2 रास्ते खुलते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सेल फर्मेंटेशन का रास्ता अपनाता है, जिससे बहुत कम एनर्जी मिलती है। बस यूं समझ लीजिए कि कुछ सिक्के। लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो सेल एरोबिक रेस्पिरेशन का रास्ता चुनता है और फिर तो एनर्जी का पूरा खजाना ही खुल जाता है। तो मतलब साफ है कि बिना ऑक्सीजन वाला रास्ता यानी फर्मेंटेशन बहुत ही इनएफिशिएंट है। ये ग्लूकोज में मौजूद टोटल एनर्जी का 7% से भी कम निकाल पाता है। ये एक इमरजेंसी बैकअप प्लान की तरह है और कुछ नहीं। तो चलिए अब चलते हैं असली खेल की तरफ, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस होता है सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और यहीं पर असली एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। पायरुविक एसिड जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में घुसता है, वो एक साइकिल में घूमना शुरू कर देता है जिसे क्रेब साइकिल कहते हैं। इसको एक मेटाबॉलिक भट्टी की तरह सोचिए जो फ्यूल को पूरी तरह जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और सारी एनर्जी को NADH और FADH2 जैसे खास एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स में लोड कर देती है। और अब आता है ग्रैंड फिनाले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सोचिए ये एक असेंबली लाइन है। यहां NADH और FADH2 जैसे एनर्जी कैरियर अपने कीमती इलेक्ट्रॉन गिराते हैं, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन लाइन पर एक से दूसरे के पास जाते हैं, उनकी एनर्जी निचोड़ ली जाती है और उसका इस्तेमाल एटीपी की एक पूरी फौज बनाने में किया जाता है। तो फिर ऑक्सीजन का क्या काम है? अरे ऑक्सीजन ही तो इस पूरी कहानी का हीरो है। वो इस असेंबली लाइन के आखिर में खड़ा रहता है
और आखिरी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, जिससे पानी बनता है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये पूरी लाइन जाम हो जाएगी और एनर्जी का प्रोडक्शन ठप। इसीलिए ऑक्सीजन जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है। एटीपी बनाने की ये जो आखिरी और सबसे एफिशिएंट प्रोसेस है ना, जिसमें ऑक्सीजन का इतना बड़ा रोल है, उसे एक खास नाम दिया गया है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सेल की ज्यादातर एनर्जी यहीं बनती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। फर्मेंटेशन से ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से मिलते हैं सिर्फ 2 एटीपी, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन से उसी एक मॉलिक्यूल से बन सकते हैं लगभग 38 एटीपी। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। अब तक हमने रेस्पिरेशन को एक ऐसे प्रोसेस के तौर पर देखा जो चीजों को तोड़ता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेस्पिरेशन इससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प है। असल में रेस्पिरेशन का रास्ता एक 2-वे स्ट्रीट है। ये सिर्फ ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी ही नहीं निकालता, बल्कि इस रास्ते में बनने वाले कई छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सेल दूसरी जरूरी चीजें बनाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। जैसे अगर सेल को फैटी एसिड बनाना हो तो वो इसी रास्ते से एक टुकड़ा यानी एसिटाइल कोए निकाल लेता है। इसीलिए इसे एक एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं, एक ऐसा चौराहा जहां तोड़ने और बनाने दोनों के रास्ते मिलते हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या रेस्पिरेशन सिर्फ विनाश का एक तरफा रास्ता है जो खाने को जलाकर खत्म कर देता है, या फिर ये जिंदगी की केमिस्ट्री का वो सेंट्रल हब है जहां से टूटने और बनने दोनों के रास्ते निकलते हैं? ये विचार हमें जिंदगी की जटिल और खूबसूरत एफिशिएंसी की एक गहरी समझ देता है।